आज एमसीक्यूज़ का क्लास है। तो देखिए ये जो एमसीक्यूज़ है ये यानी जॉइंट कॉस्ट के बारे में है। तो देखिए क्या कहता है 118 इन जॉइंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो जॉइंट प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट मीन्स, स्प्लिट ऑफ पॉइंट से मुराद है, यानी स्प्लिट ऑफ पॉइंट से क्या मुराद है। व्हेन प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चर, इसका ये मुराद है, यानी इससे ये मुराद है जो कि जब हम प्रोडक्ट को कंप्लीट करते हैं। व्हेन प्रोडक्ट्स और स्टोर इन वेयर हाउस, जब प्रोडक्ट हम वेयर हाउस में, गोदाम में स्टोर करते हैं। स्प्लिट ऑफ पॉइंट से ये मुराद है। व्हेन प्रोडक्ट्स और सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, जब प्रोडक्ट्स एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं तो इस पॉइंट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहते हैं, या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये जब हम यानी जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर यानी जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो एक दूसरे से अलहदा किए जाते हैं, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो ये जो सी जो यानी ऑप्शन है ये राइट वन है, व्हेन प्रोडक्ट्स और सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज, यानी जो कास्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद जो कास्ट आता है हर एक प्रोडक्ट पर अलहदा अलहदा, तो इसको क्या कहते हैं? सिंगल कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट, सेपरेबल कॉस्ट। तो इसको कहते हैं सेपरेबल कॉस्ट, यानी जब सेपरेट कॉस्ट आता है हर एक प्रोडक्ट पर आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो इस कॉस्ट को कहते हैं सेपरेबल कॉस्ट। इसके बाद है 120 ऑल कॉस्ट बिफोर स्प्लिट ऑफ पॉइंट आर, वो तमाम कास्ट जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले हो, यानी जॉइंट कास्ट इससे मुराद है। और कॉल्ड मिक्स कॉस्ट, फर्दर कॉस्ट, जॉइंट कास्ट। तो इसको क्या कहते हैं? वो तमाम कास्ट जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले हो वो सारे कास्ट जॉइंट कास्ट कहलाते हैं। अच्छा, ये फिर यानी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टू जॉइंट प्रोडक्ट्स ए एंड बी। हम फर्स्ट करते हैं कि हम दो प्रोडक्ट बनाते हैं, ए और बी बनाते हैं, और मैन्युफैक्चर्ड इन ए सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये बनाए जाते हैं। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और 400 फॉर ए एंड 600 फॉर बी। टोटल जो यूनिट है, ए के लिए हमने 400 यूनिट बनाए, बी के लिए हमने 600 यूनिट बनाए यूनिट। टोटल जॉइंट कॉस्ट इज 3000। टोटल जो जॉइंट कॉस्ट है वो 3000 है। अब ये कहता है कि ये 3000 में से ए का जो कॉस्ट आया है वो कितना है और बी का जो कॉस्ट आया है वो कितना है। यहाँ पर क्या यानी दिया गया है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस फॉर ईच यानी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये जो यानी 3000 हम एलोकेशन करेंगे तो यानी ऑन दी बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, यानी यूनिट्स प्रोडक्शन की बुनियाद पर ये 3000 हम यानी एलोकेट करेंगे। तो ये आसान है। यानी देखें जो ए प्रोडक्ट है, ए के हमने बनाए हैं 4000 यूनिट्स और बी के हमने 400 और बी के हमने 600। तो ए के लिए जो हम देते हैं ये 3000 ज़रब है 400, जो टोटल जो यूनिट है, टोटल जो वेट है 400 और 600, ये 1000 है। तो इस तरह तो 1000 और ये 3 4 12, ये 1200। और इस तरह हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं तो 3000 में से 1200 एक आ गया तो 1800 क्या आ गया? 1800 बी का कॉस्ट आ गया। इसका ये मतलब है ए का यानी 3000 में से ए का जो हिस्सा है 1200 है और 3000 में जो बी का जो हिस्सा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ये 1800 है। तो 1200 और 1800, तो देखें 1000 एंड 2000 ये भी नहीं है, 800 और 2200 ये भी नहीं है, 1200 एंड और क्या है 1800। तो ये क्या है? ये राइट ऑप्शन है कि 1200 और 1800। इसके बाद है यानी ये बिल्कुल यानी जॉइंट कॉस्ट के हवाले से है। ये क्वेश्चन भी कहता है 122 के डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 10,000, प्राइम कॉस्ट इज यानी 40,000। डायरेक्ट मटेरियल का 10,000 है, प्राइम का 40,000 है एंड कन्वर्जन कॉस्ट ₹90,000 और जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो 90,000 है। द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज इनफेक्ट ओवरहेड।
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी मालूम कर ले और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट भी मालूम कर ले। तो ये यानी ये तो जाइंट कॉस्ट के बारे में नहीं है, ये तो अलहदा यानी चैप्टर है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के हवाले से। तो देखें इसको हम यानी मालूम करते हैं। तो हमारे पास जो प्राइम कास्ट का जो फार्मूला है ये इस तरह है कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर ये आता है प्राइम कास्ट। इससे क्या आता है, ये प्राइम कास्ट आता है। कन्वर्शन कास्ट का जो फार्मूला है कि डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ये इससे आता है, ये कन्वर्शन कॉस्ट इससे आता है। तो आप देखें ये कहता है कि डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास है 10,000, डायरेक्ट मटेरियल हमने 10,000 का इस्तेमाल किया है और प्राइम कास्ट डायरेक्ट लेबर नहीं है। प्राइम कास्ट कितना है, ये 40,000 है, ये नहीं है। इसके बाद है कन्वर्शन कास्ट कितना है, ये 90,000 है, 90,000। और क्या है यहाँ पर, ये फैक्ट्री ओवरहेड भी नहीं है और ये डायरेक्ट ये भी नहीं है। तो ये आप खुद सोचें किस तरह करेंगे। ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड दोनों आप मालूम कर ले, दोनों मिसिंग है। तो इसमें से ये तो हम मालूम नहीं कर सकते, यहाँ पर दोनों फिगर मिसिंग है, ये मालूम कर सकते हैं। ये आसान है। हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल 10,000 है और टोटल प्राइम कास्ट कितना है, ये 40,000 है। तो मतलब ये है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यहाँ पर एक डिजिट 10,000 के साथ जब हम एक फिगर यानी जमा करते हैं तो क्या आता है, 40,000। तो ये आसान है। 40 और 10 के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 30,000 है। तो डायरेक्टली इसको कहते हैं रिवर्सल मेथड। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना आ गया, 30,000। ये तो आसान हो गया, ये तो क्लियर हो गया। जब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मालूम हो गया तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यहाँ पर भी मालूम हो गया 30,000। इस तरह अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 30,000 है और टोटल कन्वर्जन कॉस्ट कितना है, ये 90,000 है। ये भी आसान हो गया। 30,000 के साथ यहाँ पर हमने फैक्ट्री ओवरहेड जमा किया है तो किया है यानी 90,000। तो इसके साथ इसमें जो डिफरेंस है 30 और 90 में 60,000। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ गया, यानी 60,000। तो क्या मतलब है, डायरेक्ट लेबर 30,000 और फैक्ट्री ओवरहेड ये 60,000। तो अब देखें ये कौन से ऑप्शन में है, यानी 30,000 और 60,000। 20 एंड 50 ये भी नहीं है, 30 और 50 ये भी नहीं है, यानी 30 और यानी 60। तो ये क्या है, सी इज राइट ऑप्शन। इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये अक्सर यूनिट टेस्ट में आते हैं। 123 गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और ₹50,000। हमने जो सामान प्रोड्यूस कर लिया, फिनिश गुड है 50,000। पर यूनिट कॉस्ट इज ₹2। इस पे जो पर यूनिट कॉस्ट आया है ये 2 है। नंबर ऑफ यूनिट जितने भी हैं यानी एक का जो कॉस्ट आया है 2 है। एंड यूनिट इन क्लोथिंग स्टॉक और 7,000। और क्लोथिंग स्टॉक में जो यूनिट है, जो बकाया है, बकाया जो हमारे पास क्लोथिंग इन्वेंट्री में है वो 7,000 है। अब क्या कहता है, द यूनिट सोल्ड, कितने यूनिट्स सोल्ड हो गए। तो पहले हम ये मालूम करेंगे कि हमने टोटल यूनिट्स बनाए कितने हैं। तो ये आसान है। देखें जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ये हमारे पास है 50,000 और पर यूनिट कॉस्ट कितना है, ये 2 है। तो मतलब ये है कि हमने टोटल कितने यूनिट बनाए हैं, 25,000। हमने 25,000 यूनिट बनाए हैं, एक का कास्ट 2 है तो टोटल कास्ट कितना आता है, ये 50,000 आता है। ये तो आसान हो गया। अब क्लोथिंग स्टॉक में यानी टोटल जो यूनिट है, टोटल यूनिट्स हमने बनाए हैं 25,000। अब हमारे पास जो क्लोथिंग स्टॉक में यूनिट है वो 7,000 है। तो इससे माइनस करते हैं, क्या आता है 18,000। मतलब यह है कि हमने यूनिट्स सोल्ड यानी कितने किए हैं, 18,000 यूनिट्स हमने सोल्ड किए हैं। तो देखें 15,000, 17,000, 18,000 और 20,000 हमने कितने यूनिट्स सोल्ड किए हैं, 18,000। हमने टोटल यूनिट बनाए 25,000 और 7,000 हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री में है और हमने यानी 18,000 यूनिट्स यानी सोल्ड किए हैं। फिर कहता है 124 कहता है फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री इस ₹20,000। फिनिश गुड ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 है। गुड्स प्रोड्यूस ₹5,000। हमने जो सामान अभी यानी प्रोडक्शन कर लिया ड्यूरिंग द पीरियड, ये ओपनिंग इन्वेंट्री ये प्रीवियस ईयर से है, इस दौरान जो हमने प्रोडक्शन कर ली वो 50,000। एंड सेल्स और ₹60 और जो हमने सेल्स किया है वो 60,000 किया है।
विद ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, और हमने जो ग्रॉस प्रॉफिट कमाई है वो 20,000 और वो भी बेस किया है वो सेल है। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना आया है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर नहीं मांगा गया है, क्लोजिंग स्टॉक का जो बैलेंस है वो कितना है। तो पहले हम मालूम करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके बाद हम क्लोजिंग स्टॉक मालूम करेंगे। तो देखें ये यानी आसान है, जो हमने सेल्स किया है, हमने जो सेल्स किया है ये 60,000 हमने सेल्स किया है, और इसमें हमने जो मुनाफा हम कमाते हैं 20% हम सेल्स पे कमाते हैं, तो 6 दूने 12, इसमें 12,000 किया है, यानी 60,000 में से 12,000 ये ग्रॉस प्रॉफिट है, 60,000 में 12,000 ये कि ग्रॉस प्रॉफिट है। तो हमारे पास जो कॉस्ट आता है 60,000 से 12,000 माइनस करते हैं, ये क्या आता है, ये 48,000। हमने 48,000 रुपये का सामान फरोख्त किया है, ये कॉस्ट आया है। अब देखें ये तो 48,000 हमने फरोख्त किया है, अब हमारे पास जो टोटल जो अवेलेबल था, यानी टोटल जो गुड्स फॉर सेल, जो टोटल जो गुड्स है अवेलेबल फॉर सेल वो कितना थे। तो अब देखें ये कहता है कि ये ओपनिंग स्टॉक, जो ओपनिंग स्टॉक है इसके साथ हम यानी जमा करते हैं गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दी पीरियड। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 20,000 है और इसी दौरान हमने 50,000 बनाए, ये ओपनिंग स्टॉक 20,000 है और इसी दौरान हमने बनाए यानी 50,000। तो टोटल जो गुड्स थे अवेलेबल फॉर सेल ये 70,000 थे, ये 70,000 थे। अब इससे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, कितना है 48,000। जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का जो बैलेंस आता है कितना आता है, ये 22,000। ये मांगता है द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द पीरियड इज 22,000। तो अब देखें इसमें कौन सा है, 18,000, 20,000, 22,000, 24,000। तो ये जो सी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन। फिर देखें 125, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन प्लानिंग इज, जो हम प्लानिंग करते हैं तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट थिंग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये क्या है, एक्सपेंसिव है, प्रॉफिट है, एसेट्स है, बजट है। तो यानी प्लानिंग तो हम हर चीज़ के लिए करते हैं, एक्सपेंसेस के लिए भी करते हैं, प्रॉफिट के लिए भी करते हैं, रेवेन्यू के लिए भी करते हैं, इसके अलावा हम यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए भी करते हैं, प्रोडक्शन के लिए भी करते हैं। तो सारे के लिए हम बजट सेट करते हैं, एस्टीमेट हम सेट करते हैं, स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं। तो एक्सपेंसेस के लिए हम बजट सेट करते हैं, प्रॉफिट के लिए भी हम प्री बजट सेट करते हैं, एसेट के लिए भी। और यानी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन प्लानिंग इज क्या है, ये बजट है, क्या है, ये बजट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन प्लानिंग इज यानी ये बजट है। इसके बाद है यानी ये वेरिएंसेस के बारे में है, कुछ ऑब्जेक्टिव वेरिएंसेस के बारे में भी है यहाँ पर। तो देखें 124, बाई प्रोडक्ट रेवेन्यू इज ट्रीटेड एज, ये जो बाई प्रोडक्ट की जो रेवेन्यू है ये हम रिकॉर्ड करते हैं, ट्रीट करते हैं, किस तरह ट्रीट करते हैं, यानी जो चीज़ जो मेन प्रोडक्ट हम बनाते हैं इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट यानी वेस्टेज से रॉ मटेरियल जो वेस्टेज जो रिमेनिंग जो पार्ट है उससे हम दूसरे अशिया बनाते हैं, तो इसको कहते हैं यानी बाई प्रोडक्ट। अब ये जब हम सेल करते हैं तो ये रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं, तो रेवेन्यू हम किस तरह रिकॉर्ड करते हैं इसके बारे में पूछा गया है। तो किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, एज अदर इनकम के तौर पर हम रिकॉर्ड करते हैं, बिल्कुल अदर इनकम के तौर पर हम रिकॉर्ड करते हैं। डिडक्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट, कभी कभार हम प्रोडक्शन कॉस्ट से माइनस करते हैं, बिल्कुल कभी कभार हम माइनस करते हैं। डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान हम फरोख्त करते हैं इस पे जो कॉस्ट आता है वो कॉस्ट से हम माइनस करते हैं, तो बिल्कुल हम कभी कभार इस तरह भी करते हैं।
डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये यानी इस तरह भी हम रिकॉर्ड करते हैं एज अदर इनकम डिडक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन कॉस्ट और डिडक्टिंग फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव, तो ये क्या है, ये राइट ऑप्शन है। देखें 127, फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज डिटरमाइंड एज। जो फैक्ट्री ओवरहेड जो रेट है वो यानी हम डिटरमाइन करते हैं। किस तरह डिटरमाइन करते हैं, देखें एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड यानी जो हम यानी एडवांस में सेट करते हैं, बजट में सेट करते हैं, वो रेट वो हम किस तरह यानी डिटरमाइन करते हैं। एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड जो यानी रुपीज़ में होता है और एक्चुअल यूनिट्स जो एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड यानी डिवाइडेड बाय एक्चुअल यूनिट्स, इस तरह हम रेट कैलकुलेट करते हैं नहीं, इस तरह कैलकुलेट नहीं करते हैं। ये तो हम बजट के लिए स्टैंडर्ड के लिए यानी बजट सेट करते हैं। यहाँ पर तो एक्चुअल है एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, बट वो एस्टिमेटेड यानी यूनिट्स ये भी नहीं है। एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूनिट्स, तो इस तरह हम सेट करते हैं कि हमारा जो एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है और एस्टिमेटेड यूनिट हम कितने बनाएंगे, तो ये फार्मूला है एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। ये तो फैक्ट्री ओवरहेड रेट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स इज डिटरमाइंड एज। फैक्ट्री ओवरहेड बेस जो रेट है वो हम डिटरमाइन करते हैं अगर बेस डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया गया हो। अगर बेस डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया गया हो तो फैक्ट्री ओवरहेड रेट हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो ये फार्मूला है ए एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो ये जो ए है एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो ये जो ए ऑप्शन है ये राइट वन है, ये फर्स्ट यानी क्या है, ये ठीक है। 129, द फॉलोइंग इज अब्लिक और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट्स। ये जो नीचे है इज, इसका मतलब ये है कि एक भी इसमें हो सकता है और ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं इसमें नीचे में से, यानी इसमें से एक या एक से ज़्यादा फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है। तो कौन कौन से हैं, नंबर है फैक्ट्री रिपेयर्स, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है। फ्यूल्स एंड पावर, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री रेंट, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है। और ऑल ऑफ द अबव, तो ये जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव यानी ये क्या है, ये सारे फैक्ट्री रिपेयर्स, फ्यूल एंड पावर और फैक्ट्री रेंट, ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड यानी कॉस्ट है।